स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इन में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से चर्चा करने का अवसर मिला है और आशा करता हूं कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, पूर्ण विराम, विराम चिन्ह, ये क्या होता है, इस पर हम लोगों ने जो है वो बचपन से पढ़ा है। लेकिन आज भी कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर जो है वो चर्चा की आवश्यकता है। क्यों? इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आजकल का जो ट्रेंड चला है, चाहे छत्तीसगढ़ में लें, चाहे किसी भी राज्य में लें, पूर्ण विराम या विराम चिन्हों के प्रयोग पर बहुत अच्छे प्रश्न जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। अब हम पूर्ण विराम को सिर्फ़ ऊपरी लेवल पर पढ़कर जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। हमको ये जानना पड़ेगा और उसमें कथन के रूप में जो है वो क्वेश्चन दिए जाते हैं, कहाँ-कहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो उसको हम लोग जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है? तो ये आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर अधिकारी हैं या किसी भी वर्ग से हैं या जनरल आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, कोई भी वर्ग से हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ-कहाँ पर और किस-किस जगह जो है वो किया जाता है। क्या-क्या कंडीशन होते हैं, ठीक है? ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके जीवन में भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है पूर्ण विराम, ठीक है? कहाँ-कहाँ किया जाता है? चलिए, एक-एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात जो है पूर्ण विराम के प्रयोग में, वाक्य की समाप्ति पर। तो ये सभी को पता होगा, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जब से हम लोगों ने वाक्य संरचना पढ़ना स्टार्ट किया, तब से हम लोग ये देखते हैं कि वाक्य कंप्लीट होता है तब पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, सभी जानते हैं। जैसे व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए, वाक्य समाप्त हुआ, पूर्ण विराम का प्रयोग। पेड़ पौधे प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं, वाक्य समाप्त हुआ, पूर्ण विराम का प्रयोग। तो ये हम लोग बचपन से इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस रहे हैं, ये जानते हैं, ठीक है? इसके अलावा भी कई जगह हैं, जैसे देखिए, ये है इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है जो आपके क्वेश्चन आते हैं, उस प्रकार के जो प्रश्न हैं और कहाँ-कहाँ हमको करना चाहिए। एक अभिप्राय की पूर्ण समाप्ति पर, हम यदि कुछ बात बोल रहे हैं, किसी से जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं और हमारा एक अभिप्राय, कहने का एक अर्थ जो है वो समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पर जो है दोस्तों पूर्ण विराम का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे मैं उदाहरण लिखूं, जो परिश्रम जो परिश्रम करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, मैं एक वाक्य लिखा हूं कि जो परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो अभिप्राय है, वाक्य आपको कंप्लीट लगेगा, लेकिन ये अभिप्राय की मेरी पूर्ण समाप्ति नहीं हुई है। मतलब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या लगेगा, पूर्ण विराम नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको अल्प विराम लगाना पड़ेगा। जो परिश्रम करते हैं वह अवश्य सफल होते हैं, वह अवश्य सफल होते हैं, सफल होते हैं, होते हैं। अब मेरा जो अभिप्राय था कहने का, वो यहाँ पर पूर्ण होता है। तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग जो है वो करूँगा। क्लियर है? एक अभिप्राय जब मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ वो समाप्त हो गया, तो वहाँ पर जो है दोस्तों पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक और उदाहरण देखें, मैं वहाँ आता, मैं वहाँ आता, ठीक है? यहाँ पर एक वाक्य कंप्लीट है, लेकिन यहाँ अभिप्राय जो मैंने कहने का अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा है, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं वहाँ आता, किंतु किंतु मेरी तबीयत मेरी मेरी तबीयत खराब है, ठीक है?
मेरी तबीयत खराब है। अब यहाँ पर मैं पूर्ण विराम का प्रयोग करूंगा, ठीक है। मैं वहां आता किंतु मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे जब एक अभिप्राय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। क्लियर है? तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। हम जो बात कहने जा रहे हैं वो पूरी कंप्लीट हो गई, हमारा कहने का अर्थ पूर्ण हो गया, तब हम जो है वो एक पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए आगे और कहां पर प्रयोग होता है तो देखिए, अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में अप्रत्यक्ष प्रश्नों से तात्पर्य दोस्तों, एक चीज यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा कि जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं, जो प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, बाकी सभी जगह जो है वो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो प्रश्नवाचक के अलावा क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष प्रश्न। अप्रत्यक्ष प्रश्न क्या होता है? देखिए, जब प्रश्न डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है वो अप्रत्यक्ष प्रश्न होता है। जैसे देखिए, उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा ये। पहला मैं जैसे यहां पर देखें, देखिए हम लोग का एक टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है? जहां पर हम लोग देखें क्या लगा है, कैसे लगा है, कहाँ लगा है, कौन लगा है, ये देखते ही हम लोग वहां पर क्या लगा देते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, जो क्या है? अशुद्ध हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कई बार इनके प्रयोग के बावजूद जो है वो डायरेक्टली प्रश्न न होकर अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न रहता है। इसलिए क्या होता है कि हम वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग न करके पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, पता नहीं कल क्या होगा। ठीक है, पता नहीं कल क्या होगा। अब ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कि पता नहीं कल क्या होगा, बताओ, है ना? तो ये डायरेक्टली प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, एक संभावना के तौर पर इसको लिया जा रहा है। तो ये अप्रत्यक्ष प्रश्न है, और यहाँ पर हम लोग अगर पूर्ण विराम का प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा? पूर्ण विराम का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे और प्रश्न ले, जैसे दो लोगों के बीच एक कन्वर्सेशन हो रहा है और उसमें अगर कोई एक कहता है कि मैं उसे यह कैसे बता दूं कि कल कहाँ गया था। ठीक है, मैं उसे यह कैसे बता दूं कि कल कहाँ गया था। तो यहाँ पर देखिए, कैसे और यहाँ पर कहाँ दोनों प्रयोग हुआ है, और ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, लेकिन ये अप्रत्यक्ष प्रश्न है। कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि आप कहाँ गए थे। ठीक है, अगर प्रश्न पूछता आप कहाँ गए थे या आपने आज क्या खाया, आपने आज क्या किया, तो ये सारे प्रश्न प्रत्यक्ष है, तब जो है वो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। लेकिन यदि ये प्रश्न इस प्रकार से है कि मैं उसे यह कैसे बता दूं कि कल कहाँ गया था, या जो पहला उदाहरण मैंने लिखा है, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं वह कैसे आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ये अप्रत्यक्ष प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, और यहाँ पर हमको पूर्ण विराम का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग करना चाहिए, पूर्ण विराम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये तीसरा कंडीशन है हमारा पूर्ण विराम से संबंधित। नेक्स्ट देखें, किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में, ये डायरेक्टली दोस्तों कई बार सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा गया है और इसमें अधिकतर व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करना है, जैसे मैं किसी व्यक्ति का सजीव वर्णन कर रहा हूं, देखिए जैसे यहां पर पहला लिखो, उसे उसके काले काले बाल। ठीक है, अब यहां पर अधिकतर कंफ्यूज होगा। मैं सजीव वर्णन कर रहा हूं तो वाक्यांशों के अंत में, यहां पर वाक्य का अंत नहीं देखूंगा दोस्तों, यहां पर क्या होगा? वाक्यांशों के अंत में जो है वो
पूर्ण विराम का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप ये वासुदेव देवनंदन जी का बहुत सुधारा हुआ ये व्याकरण है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। वाक्यांश हो जैसे काले बाल पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम आएगा यहाँ पे, अल्प विराम नहीं आएगा, पूर्ण विराम। और उसके बाद जैसे और लिखें जैसे गोरे गाल, ठीक है, पूर्ण विराम। चौड़ा माथा, पूर्ण विराम, ठीक है। कमल नयन, कमल नयन, पूर्ण विराम। इस प्रकार से हम कितने भी लिखते जाएं, किसी वस्तु का वर्णन करें या किसी व्यक्ति का सजीव वर्णन करें, तो उस समय दोस्तों हमको वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करना पड़ता है। और उस समय हम वाक्य के अंत में तो करेंगे ही, लेकिन वाक्यांशों के अंत में हमको इस प्रकार से जो है वो पूर्ण विराम का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग जो है वो ध्यान में रखेंगे। ये चौथा कंडीशन। एक कंडीशन और है जहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। देखिए, दोहा हो गया, चौपाई हो गया, श्लोक हो गया और छंदबद्ध रचनाएं, जैसे इसके अलावा और है सोरठा वगैरह है। ठीक है, जो छंदबद्ध रचनाएं हैं उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पर एक खड़ी पाई का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो दोहा खत्म होता है या चौपाई या श्लोक, तो वहां पर 2 खड़ी पाई का भी प्रयोग किया जाता है दूसरी लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 पूर्ण विराम और कई जगह 2 पूर्ण विराम आप दोहा, चौपाई, श्लोक आदि में देखने को मिलेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए एक दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो यहाँ पर जैसे पेड़ खजूर के बाद 1 खड़ी पाई और पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर के बाद 2 खड़ी पाई का प्रयोग किया गया है। वहीं पर देखिए जैसे चौपाई, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पर देखिए सुनय बिनु काना के भी 1 खड़ी पाई और कर बिनु कर्म करे विधि नाना के बाद 2 खड़ी पाई का प्रयोग जो है वो किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार सोरठा हो, चौपाई हो, श्लोक हो, जैसे तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे ग्राण बिनु वास असेखा। तो यहाँ पर 2 खड़ी पाई का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण। हम लोगों को लगता भले ही कि हम इस सभी चीज़ों को जानते हैं, मगर कई जगह हमको ये सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं, किसी भी स्टेट से दिला रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ से दिला रहे हैं, पीएससी का, व्यापम का, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आजकल बहुत अच्छे से पूछे जा रहे हैं। तो आप इनसे अलग जो है वो आपको और नहीं आने वाला है, इनसे अलग इनका प्रयोग और नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। और आपकी कोई भी जानकारी है तो कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट कर दें। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, आप उसको ज्वाइन करके रखें ताकि इससे आगे और भी विराम चिन्ह है उसके प्रयोग के बारे में आपसे चर्चा की जा सके। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सभी को यहां से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।